हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए एक और नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये उसका ही आधा पार्ट था, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे चीज़ों को टॉपिक वाइज कवर करते जाएंगे। तो ये वीडियो आपकी टीजीटी और जेबीटी दोनों ही जितने भी एस्पिरेंट्स हैं दोनों ही के सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और एमसीक्यू बेस्ड ही हम जो है वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बाकी आप इधर-उधर से चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। अगर आप एमसीक्यूज़ भी लगाएँगे सिर्फ़, तब भी ये वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। लेकिन आप और जगह से भी स्टडी करते रहे, ऐसा नहीं है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से यहाँ पे क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 51 मान लीजिए, या पहला मान लीजिए, विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। और तो आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है कि वृद्धि मात्रात्मक होती है, यानी कि क्वांटिटेटिव होती है, और जो आपका विकास है वो आपका क्वालिटेटिव होता है। तो ये आपको याद रखना है। क्योंकि जो आपकी वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी, तो उसको जो है वो मेजर किया जा सकता है, और जो आपका डेवलपमेंट है उस वो क्वालिटेटिव है, उसको उस तरह से मेजर जो है वो नहीं किया जा सकता है। वृद्धि का अर्थ है शरीर का बढ़ना, ऊंचाई, भार, जिसे मापा जा सकता है। विकास का अर्थ है कार्यक्षमता और व्यवहार में सुधार, जिसे मापा नहीं जा सकता, केवल जो है वो महसूस किया जाता है, या आपके काम करने के तरीके में जो है वो दिखता है। नेक्स्ट है विकास की दिशा का मस्तकादोमुखी सिद्धांत जो है वो क्या कहता है, यानी कि स्फेलोकॉडल सीक्वेंस जो है वो क्या कहता है। ये आपका कहता है कि विकास जो है सिर से पैर की ओर जो है वो होता है। यानी कि बच्चा जब छोटा होता है तो सबसे पहले वो सिर को जो है वो कंट्रोल करता है, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर बॉडी की ओर चलता है। हेड टू टू इसे आप कह सकते हैं। भ्रूण अवस्था में और जन्म के बाद भी सबसे पहले सिर का विकास या नियंत्रण होता है। उसके बाद जो है वो धड़, और अंत में जो है वो पैरों का होता है। तो इसमें ऐसा होता है। दूसरा आपका है विकास की दिशा का समीप दूराभिमुख सिद्धांत जो है, जिसको आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस जो है वो कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका केंद्र से परिधि या फिर बाहर की ओर जो है वो सेंटर टू पेरीफेरी जो है कह सकते हैं आप इसमें। इसमें सबसे पहले रीढ़ की हड्डी या धड़ का जो है वो विकास होता है, फिर भुजाओं का होता है, और अंत में जो है वो उँगलियों का या बाहर का जो है वो विकास इसमें होता है। तो ये आपने दोनों सीक्वेंस जो है वो याद रखने हैं। नेक्स्ट है विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये आपका है निरंतरता का जो सिद्धांत है, आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। ये आप देख पाएंगे कि विकास जो है वो वॉर्म टू टॉर्म चलता रहता है, यानी कि गर्भ से कब्र तक जो है वो आपका विकास की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। यह कभी पूरी तरह नहीं रुकती हैं। फिर आपका है किस अवस्था को खिलौने की आयु या टॉय एज भी इसे कहते हैं? तो ये आपकी रहती है जो आपका 2 से 6 साल की आपकी एज रहती है। पूर्व बाल्यावस्था इसे कह सकते हैं आप, अर्ली चाइल्डहुड। तो इस उम्र में बच्चे खिलौने के साथ खेलना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इसे प्ले एज भी जो है वो कहा जाता है कभी-कभी। प्ले एज कभी-कभी उत्तर बाल्यावस्था को भी कहा जाता है, लेकिन टॉय एज जो है वो पूर्व बाल्यावस्था को जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट है गैंग एज या समूह बनाने की जो उम्र है वो किसे कहा गया है? तो ये आपका उत्तर बाल्यावस्था जो है वो आपका लेट चाइल्डहुड एज जो होती है आपकी 6 से 12 वर्ष की, उसे जो है यहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था जो है वो आपकी गैंग एज कहलाती है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस उम्र में बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, और अपने जो आपके समवयस्क होते हैं, यानी कि इनका जो पीयर ग्रुप होता है, के साथ जो है वो रहना अपने परिवार से ज़्यादा जो है वो पसंद करते हैं। फिर आपका है विकास में परिपक्वता का जो है वो क्या अर्थ है, यानी कि मैच्योरेशन। तो इसमें आप देख पाएँगे कि जो आपका आनुवांशिक रूप से निर्धारित शारीरिक और मानसिक विकास का स्वतः प्रकट होना जो है वो आपका मैच्योरेशन जो है वो कहलाता है। जैसे पक्षी का उड़ना या बच्चे का चलना, यह सीखने से अलग है, क्योंकि यह अभ्यास पर निर्भर नहीं करता, यह उम्र के साथ जो है वो स्वतः आता है। तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने विकास की 4 संज्ञानात्मक अवस्थाएँ जो है वो बताई है, कॉग्निटिव स्टेजेस बताई है? तो आपकी 4 अवस्थाएँ आपकी है जीन पियाजे की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी ने जो पढ़ी होगी। आप देख पाएँगे इसमें कि सबसे पहले सेंसरी मोटर, फिर आपका प्री ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशन ऑपरेशनल है। ये आपकी 4 स्टेजेज़ है। फिर आपका है वस्तु स्थायित्व, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो गुण है वो पियाजे की किस अवस्था में आता है? तो ये आपका आता है पहली ही जो आपकी रहती है संवेदीगामक, यानी कि 0 से 2 वर्ष की जो आपकी है सेंसरी मोटर वाली। फिर इसमें आप देख पाएँगे कि जब बच्चा यह समझने लगता है कि अगर कोई खिलौना छुपा दिया गया है, तो भी उसका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है, वह वहीं कहीं है। तो ये बच्चा जो है वो 0 से 2 साल की उम्र में जो है वो जान लेता है। जो आपके एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का मुख्य संकट क्या है? तो सबसे पहले ये आपका है पहचान बनाम भ्रांति। तो ये एरिक्सन की जो आपकी थ्योरी है, 8 स्टेजेज़ इन्होंने दी है। फिर आप देख सकते हैं कि किशोर मैं कौन हूँ और मुझे जीवन में क्या करना है, जैसे सवालों से जो है वो इस स्टेज में आपका जूझता रहता है। फिर आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, जिसमें आप देख पाएँगे कि मानव विकास किसका परिणाम है?
तो ये आपका है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है प्रकृति बनाम पोषण। विवाद में प्रकृति से जो है वो यहाँ पे क्या तात्पर्य है? तो प्रकृति आपका जैविक वंशानुगत गुण है, बायोलॉजिकल जेनेटिक हेरिडिटी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेचर का मतलब जेनेटिक जो जन्मजात मिला है, और नर्चर जो है आपका का मतलब है पालन पोषण यानी कि वातावरण। तो ये नेचर और नर्चर में भी जो है वो बहुत बार सवाल इससे रिलेटेड आ जाते हैं। आंखों का रंग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो ये आपका हेरिडिटी पे जो है वो निर्भर करता है। आप देख पाएंगे कि युग की जो आपकी आंखें हैं ब्लू कलर्स की होती हैं, तो अगर उनके पेरेंट्स की भी ब्लू होती है तभी जो है वो ज़्यादा चांसेस जो है वो इसके रहते हैं। आंखों का रंग, बालों का प्रकार और त्वचा का रंग मुख्य रूप से जीन्स द्वारा जो है वो निर्धारित होता है। फिर आपका है वंशानुक्रम की मूल इकाई जो है वो क्या है? तो ये आपकी जीन जो है वो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। जीन्स ही माता पिता के गुणों को संतानों तक जो है वो ले जाते हैं। फिर है सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स के कितने जोड़े होते हैं? तो ये आपके 23 जोड़े जो है वो होते हैं। कुल जो है वो 46 होते हैं। जब आपसे कुल पूछे तो 46 आपने लगाना है, अगर आपको जोड़े में पूछे तो आपके 23 जोड़े लगाने हैं। इसमें 22 जोड़े जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं, और 23वां जोड़ा जो है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसको हम XX या XY के नाम से जो है वो जानते हैं। फिर आपका है बालक का लिंग निर्धारण जो है वो किसके गुणसूत्रों पर जो है वो निर्धारित करता है? तो ये आपका पहले जो है वो माता पे इसका ज़ोर दिया जाता था प्राचीन समय में, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। जब साइंस का जो है वो डेवलपमेंट हुआ, तब जाके इन चीज़ों को जो है वो क्लैरिफ़ाई किया गया। तो आप देख पाएँगे कि जो ये सारा जो निर्भर करता है, ये आपका पिता पे करता है, क्योंकि पहले जो है वो इस वजह से काफ़ी प्रताड़ित जो है वो महिलाएँ जो है वो की जाती थी। माता में केवल X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पिता में X और Y दोनों होते हैं। अगर पिता का Y मिलता है तो जाके जो है वो लड़का होता है, एक्स मिलता है तो लड़की होती है। तो ये पूरी तरह से जो है वो पिता पे डिपेंड करता है। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अधिगम विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये आपका वुडवर्थ का है। ये आपको जो है वो ध्यान रखना है। व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम क्या है? अधिगम आपका है उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो है वो आपका संबंध, या फिर इसको RS बॉन्ड भी जो है वो कहते हैं। थॉर्नडाइक, पैब्लो और स्किनर मानते हैं कि सीखना केवल जो है वो स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक और रिस्पॉन्स का जो है वो जोड़ है। तो ये आपने ध्यान रखना है, थॉर्नडाइक, पैब्लो और स्किनर का नाम। फिर आपका है ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमेंटल डेवलपमेंट, ZPD जिसे कहते हैं, या समीपस्थ विकास का क्षेत्र का संप्रत्यय किसने दिया है? तो ये आपका दिया है वाइगोत्स्की ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चा जो खुद कर सकता है और जो वह मदद से कर सकता है, उसके बीच का जो अंतर है वो ZPD जो है वो कहलाता है। फिर आपका है इन चीज़ों को हम जब इनकी पर्टिकुलर थ्योरीज़ करेंगे तब अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ 1-1, 2-2 क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसको हम ले रहे हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी मदद जो है वो क्या कहलाती है? तो ये आपका ऑप्शन बी मचान पार्ट, या आपका स्कैफोल्डिंग जो है वो ये कहलाती है। स्कैफोल्डिंग आप ईज़ी रख सकते हैं इंग्लिश में याद। जैसे साइकिल सिखाते समय पीछे से पकड़ना और धीरे-धीरे छोड़ देना जो है वो आपका स्कैफोल्डिंग जो है वो कहलाता है। फिर आपका है कोलर का चिंपैंजी पर जो उसका चिंपैंजी था उसका नाम था ये सुल्तान, पर किया गया प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत को जो है वो दर्शाता है? तो ये आपका अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत यानी कि इनसाइड थ्योरी को जो है ये दर्शाता है। कोलर गेस्टाल्टवादी ने सिद्ध किया कि सीखना अचानक सूझ आने से होता है, ना कि बार-बार रटने से। तो ये इनका मानना है। मतलब ये चीज़ें जो है वो कैसे भी हो सकती है, वैसे मेरा ये मानना है। फिर आपका है सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? तो ये आपका दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। बंडूरा ने बोबोडॉल प्रयोग से बताया कि दूसरे बच्चे दूसरे मॉडल को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं। तो ये इनका कहना है बंडूरा द्वारा। नेक्स्ट है मेस्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स यानी कि आवश्यकता पदानुक्रम में सबसे निचली या आधारभूत आवश्यकता जो है वो कौन सी है? तो सबसे नीचे में इसमें आपका शारीरिक आवश्यकताएं आ जाती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स आप कह सकते हैं, जिसमें आपका भूख प्यास नींद सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आ जाती है। जब जब तक ये पूरी नहीं होती व्यक्ति शिक्षा या आत्मसम्मान के बारे में सोच ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले जो है ये आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स आप इसे कह सकते हैं, तभी जो है वो आगे कुछ सोच सकता है इंसान। बुद्धि लब्धि यानी कि IQ निकालने का जो है वो सही सूत्र यहाँ पे आपने बताना है। तो ये आपका MA/CA हो जाता है इंटू 100 करके, यानी कि मेंटल एज आपकी जो आपका क्रोनोलॉजिकल एज है उसको फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। यह सूत्र आपका टर्मन ने जो है वो संशोधित किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन जो है वो स्वयं करते हैं, यह कथन किसका है? तो ये आपका पियाजे का है। इसी विचार में रचनावाद को जन्म दिया, इसी विचार ने जो आधुनिक शिक्षा जो है आपका NCF 2005 का आधार है।
नेक्स्ट है पर्सनैलिटी जो शब्द है आपका, यह लैटिन भाषा के किस शब्द से जो है वो लिया गया है? तो ये आपका पर्सोना से लिया गया है। पर्सोना का अर्थ होता है नकाब या मुखौटा, मास्क जिसे आप कह सकते हैं, जिसे पहनकर पुराने समय में कलाकार नाटक करते थे, तो ये आपका इस वर्ड से लिया गया है। फिर है फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन-सा भाग सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है, प्लेज़र प्रिंसिपल पे? तो ये आपका है इड इदम जिसे कहते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इड अचेतन होता है और तत्काल इच्छा पूरी करना चाहता है, जैसे बच्चे का व्यवहार। ईगो वास्तविकता यानी कि रियलिटी पर, और सुपर ईगो जो है वो नैतिकता यानी कि मॉरलिटी पर जो है वो आपका काम करता है। फिर आपका है व्यक्तित्व का अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गीकरण किसने दिया था? तो ये आपका दिया था कार्ल जंग ने, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। अंतर्मुखी अपनी दुनिया में मग्न रहते हैं जैसे लेखक, जबकि बहिर्मुखी सामाजिक होते हैं जैसे नेता। जो दोनों का मिश्रण होते हैं उन्हें जो है वो उभयमुखी जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है टेट, इसकी कई बार फुल फॉर्म ही पूछ दी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट। किस प्रकार का परीक्षण है? तो ये आपका है व्यक्तित्व का प्रेक्षी परीक्षण यानी कि प्रोजेक्टिव टेस्ट है, ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह मरे और मॉर्गन जो है आपका, मूरे या मरे जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें, द्वारा बनाया गया है। इसमें जो आपका चित्रों को देखकर कहानी बनानी होती है, जिससे व्यक्ति के अचेतन मन की बात जो है वो बाहर आती है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है आपका बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, जो आपका टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया? तो ये आपका स्पीयरमैन ने दिया था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। उन्होंने बताया कि बुद्धि में 2 कारक होते हैं, आपका एक जी फैक्टर होता है, एक आपका एस फैक्टर होता है, जनरल यानी और आपका स्पेसिफिक। फिर आपका है 140 से अधिक जो आपके आईक्यू वाले बच्चे होते हैं, को किस श्रेणी में जो है वो रखा जाता है? तो आपके प्रतिभाशाली यानी कि गिफ्टेड चाइल्ड आप उसे कह सकते हैं। ऐसे बच्चे किसी भी कार्य को बहुत तेज़ी से जो है वो सीखते हैं, उनमें अमूर्त चिंतन की क्षमता जो है वो बहुत अधिक होती है, और प्रॉब्लम इनमें ये होती है कि ये सोसाइटी में ईज़िली जो है वो कई बार एडजस्ट भी नहीं कर पाते हैं, और कक्षा में भी देखेंगे आप, और जो सामान्य बच्चे होते हैं उनसे ये ज़्यादा उत्पात मचाते हुए या इधर-उधर बहुत सारी चीज़ों में एक्टिव बहुत ज़्यादा जो है वो होते हैं। फिर आपका भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके मापन के लिए जो है वो किया जाता है? तो ये आपका इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि को मापने में जो है वो किया जाता है। यह भारत में निर्मित एक प्रसिद्ध क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका डिस्लेक्सिया का संबंध किस अक्षमता से है? तो आपका डिस्लेक्सिया रीडिंग से संबंधी है, पढ़ने से संबंधी है। इसमें आप देख पाएँगे कि इसमें बच्चे को अक्षरों को पहचानने में और पढ़ने में जो है वो कठिनाई होती है। जैसे आपने थ्री इडियट मूवी में भी देखा होगा। इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि वो सा का जो है वो वाज़ पढ़ लेता है, या 6 को 9 पढ़ लेता है। इस तरह से आपकी इसमें परेशानियाँ होती हैं। 2 यहाँ पे और भी बताई गई है कि आपकी जो लिखने संबंधी जो समस्या है उसको क्या कहते हैं? तो उसको आपका डिस्ग्राफिया कहते हैं, और आपकी जो गणित से संबंधित होती हैं, तो उससे जो है वो डिसकैल्कुलिया जो है वो कहते हैं। फिर आपका है क्रिएटिविटी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये आपकी रहती है अपसारी चिंतन से, डाइवर्जेंट थिंकिंग से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका है सामान्य और विशिष्ट बच्चों को एक ही छत के नीचे जो है वो साथ पढ़ाना जो है वो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। इसका उद्देश्य भेदभाव को खत्म खत्म करना, और यह मानना कि सिस्टम को बच्चे के अनुसार बदलना है, ना कि बच्चे को सिस्टम के अनुसार बदलना। नेक्स्ट है आपका पिछड़े बालक वे हैं जिनकी जो शैक्षिक लब्धि है डैश से कम होती है, तो कितने से कम होती है? ये आपकी 85 से कम जिनकी होती हैं वो आपके पिछड़े बालक होते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पे कि रिसिलबर्ट के अनुसार जो बच्चे अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य करने में भी जो है वो असमर्थ होते हैं, वे बालक जो है आपके पिछड़े बालक कहलाते हैं। फिर आपका है यहाँ पे कि शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था? तो ये आपका ब्लूम ने किया था, बीएस ब्लूम ने। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इनने जो है यहाँ पे अपना जो ग्राफ है इनका, वो कुछ इस तरह से था। इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस देख पाएँगे, हायरार्की देख पाएँगे एक। आप देख पाएँगे कि ब्लूम ने 1956 में शिक्षण उद्देश्यों को 3 पक्षों में बाँटा। एक आपका ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। तो ये भी आपने याद रखना है। फिर आपका सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग का भारतीय मॉडल कुल कितने मिनट का होता है? तो ये भी यहाँ पे आपको पता होगा। तो 36 मिनट का ये आपका रहता है एनसीईआरटी के अनुसार। चक्रपाठ योजना शिक्षण जो है ये आपका 6 मिनट इसके लिए है, प्रतिपुष्टि 6 मिनट के लिए है, पुनः पाठ योजना 12 मिनट की, पुनः शिक्षण जो है वो आपका 6 मिनट का है, पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट की। इस तरह से ये आपके 36 मिनट जो है वो डिवाइड किए गए हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो शिक्षक की भूमिका अब सिर्फ एक फैसिलिटेटर की रह गई है, सुविधादाता या सुगमकर्ता आप कह सकते हैं। शिक्षक का जो काम है वो ज्ञान ठूसना नहीं, बल्कि बच्चे को ज्ञान निर्माण में मदद करना और माहौल देना जो है वो इतना सा काम है।
आरटीई 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करता है? तो ये आपका 6 से 14। ये आपको आर्टिकल वैसे मैं पूछने वाला था, लेकिन यहाँ पे बातें हैं, यहाँ लिखी हुई है ऑलरेडी कि यह आपका अनुच्छेद 21 ए के तहत एक मौलिक अधिकार है। दिव्यांग बच्चों के लिए यह जो आयु है वो आपका 6 से 18 वर्ष हो जाती है, बाकी के लिए ये 6 से 14 है। सीसीई यानी कि आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन आप कह सकते हैं। मैं व्यापक जो है का क्या अर्थ है, यानी कि जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव है उसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है आपका जो शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होना चाहिए आपका। स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक आपकी जितनी भी रहती हैं, यानी कि एक बच्चा जो है वो किताबी कीड़ा ही ना बने। बच्चे के किताबों के ज्ञान के साथ-साथ उसके खेल, संगीत, अनुशासन और जीवन कौशल का भी मूल्यांकन जो है वो होना चाहिए। तो सारा जो ओवरऑल उसका इवैल्यूएशन जो है वो इसमें होता है। फिर आपका है क्रियात्मक अनुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका है कि विद्यालयों और कक्षा की व्यावहारिक समस्याओं का तत्काल समाधान निकालना जो है आपका क्रियात्मक अनुशासन। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यह टीचर्स बाय द टीचर्स फॉर द टीचर होता है, जैसे बच्चे स्कूल देर में क्यों आ रहे हैं इसका पता लगाकर सुधारना। फिर आपका मोटिवेशन सीखने का राजमार्ग है, यह किसने कहा था? तो ये आपका कहा था ऑप्शन ए स्किनर ने। उत्तर आपका स्किनर इसमें हो जाएगा। फिर आपका है आदतें, यानी कि हैबिट्स होती हैं, कैसी होती है आपकी? ये एक्वायर की जा सकती है, आपकी अर्जित होती हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है चिंतन मानसिक क्रिया का डैश पहलू है, कि आपका कॉग्निटिव पहलू है, ज्ञानात्मक पहलू है। रॉस के अनुसार चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्या समाधान के लिए जो है वो आवश्यक है। नेक्स्ट है कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे जो कारक दिए है शिक्षार्थी का स्वास्थ्य, अभिप्रेरणा, शिक्षण विधि, ये सभी कारक जो है वो अधिगम को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा बच्चे का मन, शरीर, शिक्षक का जो तरीका है या फिर स्कूल का माहौल है, ये सारी चीज़ें जो है वो लर्निंग को कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करती हैं। फिर आपका है इवैल्यूएशन मापन से जो है वो कैसे अलग है? तो ये आपका यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। मूल्यांकन इवैल्यूएशन इक्वल टू मापन प्लस आपका मूल्य निर्धारण। इसमें जो है वो 2 चीज़ें ये सारी आ जाती है, मेजरमेंट और वैल्यू जजमेंट। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल सब बताया है कि मापन बताता है कि कितना, जैसे 80 अंक है किसी के, मूल्यांकन बताता है कैसा, जैसे 80 अंक कैसा है तो बहुत अच्छा है, तो इस तरह से है। फिर आपका है प्रोजेक्ट मेथड के प्रतिपादक जो है वो कौन है? तो ये आपके किलपैट्रिक, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। यह विधि लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। किलपैट्रिक जॉन डीवी के जो है वो शिष्य थे, ये भी आपने याद रखना है। फिर आपका केजी यानी कि किंडरगार्टन विधि के जो जनक है वो कौन है? प्रोवेल जो है वो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों का बगीचा, जहाँ शिक्षक एक माली की तरह जो है वो होता है। फिर आपका है आधुनिक समय में मनोविज्ञान है, तो आजकल जो है वो क्या माना जाता है मनोविज्ञान को? मनोविज्ञान को जो है माना जाता है व्यवहार का विज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ बिहेवियर। तो ये आपका 150 क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस किए। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आगे की वीडियोज़ हम अब टॉपिक वाइज़ आपको लेके आएँगे, जो पर्टिकुलर टॉपिक होगा उसी एक टॉपिक से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस रहेंगे। हम थ्योरी पे भी जाएँगे, सारी चीज़ें जो है वो कवर करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।